नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज बहुत से विषय हैं जो एक दूसरे के साथ गुथ गए हैं। अगर एक तरफ देखें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो हम सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे। रोज की रिपोर्टिंग आपको कर रहे थे, अपनी-अपनी एनालिसिस बता रहे थे। इसी बीच यूक्रेन और रूस का युद्ध आ गया और उसने बहुत सी चीजों को विराम दे दिया, क्योंकि सबसे बड़ी जो इस समय चिंता की बात है, दुनिया में जो लड़ाई हो लेकिन हमारे बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षा की कैसे होगी, वो कैसे निकल के आएंगे, ये थोड़ी असमंजस की स्थिति है। इस वजह से भी एक थोड़ा सब सबके लिए थोड़े एंग्शियस मूवमेंट्स हैं। और तीसरा, सारे नेता इस समय धुआंधार रूप से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसमें जो सबसे धुआंधार हमारे बैट्समैन हैं, सबसे धुआंधार प्रचार करने वाले मोदी जी, उनको प्रचार भी करना पड़ रहा है, फिर आके ये नीति भी देखनी पड़ रही, इत्यादि इत्यादि। इन सभी की गड़बड़ में ये लगा कि कुछ एक, एक, एक हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम बच्चे बचाना है, क्या करना है। और इस बीच एक चीज ये भी आई लॉन्ग टर्म, जब समझ में आया कि ये इलेक्शन हो रहे हैं, नया मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, नई लीडरशिप आएगी, लेकिन हम कौन सा भारत बनाना चाहते हैं, इसका सवाल का जवाब भी हमें और आपको देना होगा। वो कौन सा भारत है? वो सहिष्णु भारत, वो असहिष्णु भारत? मैं आपकी बात बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, आप मुझे सहने को तैयार नहीं। टॉलरेंट इंडिया या बिल्कुल इनटॉलरेंट इंडिया, अ, ठोको नीति वाला या कानून से चलने वाला राज, मतलब रूल ऑफ लॉ या रूल बाय लॉ से चलने वाला भारत, बुलडोजर का प्रयोग निर्माण के लिए या बुलडोजर का प्रयोग विध्वंस के लिए? कौन सा भारत? 80-20 वाला भारत या 99-1 वाला भारत? जब मैं 99-1 कह रहा हूं तो मैं उसको स्पष्ट कर दूं, 1% लोग, देश के करीब 60-70% जो टोटल वेल्थ है वो 1% लोगों के पास है मोटे तौर पे। तो उन लोगों का भारत अलग है, उन लोगों की प्रायोरिटीज अलग है, उन लोगों की दृष्टि अलग है। और जो ये 99% हैं जो भारत में रह रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से लड़ रहे हैं, रोजमर्रा की अपनी समस्याएं हैं, अपने अभाव हैं, अपने सुख हैं, अपने दुख हैं, उसको देखने की बात। मैं इस पे आगे के चलूं उससे पहले आपसे एक आग्रह, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हो सके तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक मंथ कमिटमेंट करना होगा, जिसमें कुछ पैसा आपका हर महीने जाएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब को के मेंबरशिप की तरफ। और अगर आप हर एक महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम असिस्टेंस, एक बार की मदद भी कर सकते हैं, आर्थिक मदद, जिसके डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं, उस पे जाके अगर आप एक बार मदद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब बात यही कि कौन से भारत की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, एक दो चीजें समझ लीजिए। ज्ञानी बहुत लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन ज्ञान अपनी जगह सब लोगों का धरा रह जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते थे तो कुछ लोग ऐसे बच्चे होते थे जो एग्जाम के मास्टर होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे क्लियर करना ये उनको आता है। ज्ञान के मामले में हो सकता है कि हम उनके साथ के जो सहपाठी हो वो उनसे ज्यादा आगे हो, लेकिन चूंकि उनको एग्जाम क्रैक करना नहीं आता है। मुझे हरदम ये लगता है कि जो बीजेपी है उसका हुनर ये है कि वो इलेक्शन जीतना जानती है। इलेक्शन जीतने के बाद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सरकार बनाना जानती है। इलेक्शन हार भी गए, सीटें कम भी आई, जोड़ के तोड़ के कैसे भी करके वो सरकार बना लेगी। वो चाहे मणिपुर हो चाहे गोवा हो, छोटी पार्टी भी रहेंगे लेकिन गवर्नर को ऐसा करेंगे, गवर्नर उन्हीं को बुलाएगा, सारे कन्वेंशन को ताक पे रख के। तो सरकार बनाने का हुनर बीजेपी के पास। एग्जाम क्रैक कर लेंगे, कैसे जुगाड़ करना है। अगर आपको याद हो, जब हम लोग पढ़ते थे तो कुछ एक जमात होती थी जो एग्जाम हो जाने के बाद ये ढूंढने लगती थी कहां कॉपी गई है चेक होने। एक ऐसे थी जमात। तो मुझे हरदम बीजेपी को देख के लगता है कि ज्ञान नहीं, इलेक्शन जीतना कैसे है ये सारा कुछ विमर्श, सारा कुछ इसी पे प्रयास, सारा कुछ ये सब इसी पे होता रहता है। मैं जब सहिष्णु असहिष्णु भारत की बात करता हूं तो उसमें बहुत सी चीजें हैं। एक दो चीजें बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हाल के दिनों में अगर याद हो आपको तो एयर इंडिया का एक सेल हुई। भारत सरकार उसको बहुत दिनों से बेचना चाह रहा था, लेकिन वो बिक नहीं पा रही थी। अभी जनवरी के महीने में
एयर इंडिया को टाटाज ने खरीदा 18,000 करोड़ रुपए में। उसमें से टाटा ने 2,700 करोड़ नगद दिए और 15,300 करोड़ के कर्जे उसने कहा कि ये मेरे कर्जे मेरे जेब में, मैं उसको उतारूंगा। हालांकि कुछ लोगों का इसके बारे में ये कहना है कि ये डील कौड़ियों के भाव हुई, क्योंकि जो एयर इंडिया है उसके जो एसेट्स थे, उसके पास जो लैंड जमीन जो उसके पास ये सब है, वो इन 18,000 करोड़ से ज्यादा के हैं। जो जहाज दिए गए इस तरह का भी कुछ, जो उसके रूट सैंक्शन है, जो रूट्स की वो ज्यादा है, लेकिन ठीक है, फिलहाल वो सेल हो गई। जब एयर इंडिया की सेल हो गई तो टाटाज ने उसको चलाने के लिए ये सोचा कि एक नया बोर्ड बन गया, और उस बोर्ड ने एक टर्किश नेशनैलिटी के व्यक्ति हैं इल्कर आइची, उनको एमडी और सीईओ के पद के लिए उनका चुनाव किया। अब क्या है कि लॉ ऑफ द लैंड, जिस देश में आप काम कर रहे हैं उस देश के अपने अपने नियम होते हैं, तो अपने अपने कानून होते हैं। तो भारत में ये कानून है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल यहां से ऑपरेट होने वाले एयरलाइंस में अगर सीईओ या डायरेक्टर हो रहा है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से अप्रूवल लेना पड़ता है, ये नियम है। तो उसी के तहत टाटाज ने आईजीजी का अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भेजा। अब सिविल एविएशन के पास जब आता है तो वो उस व्यक्ति के नाम की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजता है, एमएचए, अमित शाह जी वाला। तो मतलब अंत में चाबी एमएचए के पास है, चाबी अमित शाह के ही पास रहती है, वो मंत्रालय चाहे कुछ भी हो। तो वहां भेजा गया। अब इस बीच क्या हुआ कि जो स्वदेशी जागरण मंच है, जो आरएसएस का एक आर्म है, जो अपनी तरह से चलता है, जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, हिंदू की बात करता है, इत्यादि इत्यादि, उसने इस अपॉइंटमेंट पर आपत्ति जताई। उसका कहना यह है, स्वदेशी जागरण मंच का कहना यह है कि आईजीजी जो थे, आईजीजी पूर्व में 1994 में टर्किश जो तुर्की के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन जी, उनके साथ 1994 में उन्होंने एज एडवाइजर काम किया था जब एर्दोगन जी इस्तांबुल के मेयर थे 28 साल पहले। अब ऑब्जेक्शन स्वदेशी जागरण मंच का यह था कि एर्दोगन जी इज वेरी फ्रेंडली टू पाकिस्तान, पाकिस्तान राष्ट्र के साथ उनके बहुत दोस्ताना रिश्ते हैं, तो इसलिए एलजीजी का को एमडी सीईओ बनाना ठीक नहीं रहेगा। और एसडीएम ने यह भी कहा कि अगर यह अपॉइंटमेंट होता है तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। ठीक है, अब इन सब के जब ये सब चल रहा था, उनका अप्रूवल के लिए गया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इधर स्वदेशी जागरण मंच ये सब कह रहा था नहीं होना चाहिए। इन सब के बीच आईजीजी जो थे उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ये घोषणा कर दी कि उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया है, ही हैज रिफ्यूज्ड टू जॉइन। उनका कहना यह है कि भाई जब मेरे अपॉइंटमेंट को लेके वहां इस तरह के कलर्स दिए जा रहे हैं, बेसिकली वही बात है कि रिलीजन और इस तरह की बातों की अगर बात हो रही है कहीं, या तो मैं इसको ज्वाइन नहीं करना मेरे लिए उचित है, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरी प्रायोरिटी वो है। मैं ये बता दूं आईजीजी के बारे में कि आईजीजी ने टर्किश एयरलाइंस को टर्न अराउंड किया था, इस कोरोना काल में भी उन्होंने उसको प्रॉफिटेबल बनाए रखा था, और उनका एक एविएशन इंडस्ट्री में उनके बारे में यह है कि वो बेहतरीन मैनेजर हैं, जो किसी भी एयरलाइंस को प्रॉफिटेबल बनाने में और उसको करने में उनको महारत हासिल है। लेकिन वो अब एयर इंडिया के एमडी सीईओ नहीं बन रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हमको और आपको भी एड्रेस करना होगा, क्योंकि अगर हम एक ग्लोबल उसकी बात करते हैं कि ग्लोबल पैसा हमारे यहाँ है, फॉरेन इन्वेस्टर हमारे यहाँ है, तो आईजीजी के उसमें अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो दो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम लूंगा जिनकी इंटरनेशनल जो इमेज है वो भी मैं आपको बता दूं। एक भाई साहब हैं उसमें अडानी जी। अडानी जी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या मुकदमे चल रहे हैं और क्या क्या वहां प्रदर्शन हुए हैं, इनके पर्यावरण को लेके और ये जो माइनिंग को लेके ये क्या क्या काम करते हैं, ये आप गूगल कर लीजिए, आपको खुद दिख जाएगा। तो अगर यहाँ स्वदेशी जागरण मंच इस तरह की बात कर रहा है तो वहां कोई कर सकता है। दूसरा, अनिल अंबानी जी जो है, अनिल अंबानी जी रफाल जो हमारे यहाँ लड़ाकू जहाज हमें सप्लाई कर रहा है उसके इंडियन पार्टनर हो गए हैं। अनिल अंबानी जी
का दिवालिया कितनी जगह उन्होंने अनाउंस कर दिया है लंदन में जाके कि मैं दिवालिया हो गया हूं। हिंदुस्तान में कितने बैंकों का कर्जा वो नहीं दे पा रहे हैं, सब राइट ऑफ हो रहे हैं, बैंक की ऐसी की तैसी हो रही है। उनको हिंदुस्तान का रफाल का इंडियन पार्टनर बनाए गए हैं। फ्रांस के पुराने प्रेसिडेंट का कहना है कि ये हिंदुस्तान के कहने पे मैं हम लोगों ने ये किया है। यहां पे स्वदेशी जागरण मंच क्यों नहीं बोल रहा है? यहां पे क्या देश की सुरक्षा को खतरा नहीं है? अगर एक ऐसे व्यक्ति को जो कहीं दिवालिया घोषित किया जाता है, कहीं वो कुछ और करता है, उसको देश के सुरक्षा के इस तरह के उपकरण बनाना क्या उसके हाथ में देना उचित है? स्वदेशी जागरण मंच इस पे क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि एक चीज और है कि अगर स्वदेशी जागरण मंच जैसे प्रेशर ग्रुप बनने लगेंगे देश में, तो वो भी देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर तो जो आएगा कुछ प्रेशर ग्रुप बनाएगा और उस तरह की बात करेगा। अब जरा हम दो जगह की और करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अगर आप इस तरह के अपॉइंटमेंट्स में इंटरफियर करिएगा, तो मैं सिर्फ दो उदाहरण दे रहा हूं। एक, हिंदुस्तानी मूल के सुंदर पिचाई जी जो हैं, वो गूगल के सीईओ कुछ दुनिया के नंबर 1 पोजीशन पे हैं, हिंदुस्तानी मूल के हैं। इंदिरा नूई जी हैं, पेप्सी की सीईओ थी, हेड थी, हिंदुस्तानी मूल की थी। अगर इस तरह की बातें कहीं होती, तो क्या इन लोगों को भाई कुछ ना कुछ कहता कि हिंदुस्तान ने ये किया, हिंदुस्तान ने वो किया। हिंदुस्तान तो अमेरिका का मित्र नहीं रहा था ना, हिंदुस्तान तो ज्यादा रशिया का मित्र माना जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे भी थोड़ा एक रिस्ट्रेन की जरूरत है। अब एक और बात हाल के दिनों में हुई, और वो भी एक मोदी जी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उस पर क्वेश्चन मार्क करती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सुधींद्र कुलकर्णी जी हैं। सुधींद्र कुलकर्णी जी बहुत पुराने बीजेपी के आइडियोलॉग, उनके साथ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 6 साल। उन्होंने खुद कहा कि हम 16 साल बीजेपी में लगाए। वो अभी हाल के दिनों में वो गोवा का में कांग्रेस का प्रचार करने चले गए, और फिर वो बनारस आ गए, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश मिश्रा जी के प्रचार में, और उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं कांग्रेसी नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि आज मैं इसलिए हूं क्योंकि ये सरकार को हटाना है। उन्होंने कारण बताया। उन्होंने कहा कि मैं यहां इसलिए हूं कि मोदी मुक्त 2024 के इलेक्शन में मुझे मोदी मुक्त भारत करना है। उन्होंने कहा 2022 के इलेक्शन में मुझे योगी मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए। और उनसे पूछा गया ये क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी इस समय है, ये अडवाणी और अटल जी वाली बीजेपी नहीं है। ये जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी वाली वो है, ये अब नई बीजेपी है। क्योंकि उन्होंने ये कहा साफ, उन्होंने कहा कि डर और नफरत फैलाकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, जो अब हो रही है। उन्होंने कहा डर और नफरत के बिना पे राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा ये जो इस समय लोग हैं, ये लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उस पर आघात कर रहे हैं। उन्होंने टेनी मिश्रा के बेटे का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री का बेटा 5 लोगों को रौंद के मार देता है और उसकी 4 महीने में बेल हो जाती है। लोग वो फिर कहे कि लोगों का मोह भंग हो गया। और उन्होंने कहा कि सिर्फ लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है। उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो बीजेपी के मंत्री हैं, केंद्रीय जो सांसद हैं, इन लोगों का भी मोह भंग हो चुका है, लेकिन ये डर के मारे नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा पूरे देश में डर का माहौल है, और वो डर का माहौल केवल विपक्ष में या मोदी जी के विरोधियों में या बीजेपी के विरोधियों में नहीं है। बीजेपी में जो एग्जिस्टिंग सांसद, वो बोल रहे सांसद और मंत्री, वो भी डर के नहीं बोल, वो उनमें भी डर का माहौल है। एक और बीजेपी के जो बहुत बड़े समर्थक हैं, बीजेपी के वाले हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहा है यूक्रेन और उस विवाद पे जब बच्चे नहीं ला पा रहे हैं। अनपार्लियामेंट्री है, आप खुद देख लीजिए। गाली से बदतर दी है बात उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को। उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर आप कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत कहा है? उन्होंने कहा है कि जो यूक्रेन से बच्चे नहीं आ रहे, 140 करोड़ के लोगों का जो नेता है, उसके बारे में उन्होंने खराब शब्द यूज किए हैं। आपकी अपनी पार्टी के वरुण गांधी हैं, वो आपसे लगातार प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना में भी प्रश्न किया, उससे पहले भी प्रश्न किया, उन्होंने फिर इस समय यूक्रेन में प्रश्न किया। वो कह रहे हैं इसको आप ये जो अवसाद में अवसर मत ढूंढिए। आप ये जो आपदा में अवसर ढूंढने की आपकी एक टेंडेंसी, हर चीज को इवेंट बनाना मत करिए। और उनके खिलाफ खड़े हो गए, मीडिया में उतार ठोक के खड़े हो गए रूपका लियाकत जी। बीजेपी का नहीं हुआ, रूपका लियाकत जी उनके पीछे लग गए, वरुण गांधी के पीछे। मुझे एक चीज ये लग रही है कि ये जो ट्रोल हैं, ये जो भक्त हैं, ये जो एक मीडिया जो आपके पक्ष में है,
वो इतनी ज्यादा ओवरड्राइव में रहती है कि उसको ये पता ही नहीं रहता है कि एक किसी गाड़ी में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर गियर के बाद ओवरड्राइव आती है। ये आप स्टार्ट नहीं हुआ, ये 5वें गियर में आके सिर्फ गाली देना शुरू कर देता है। वो देखो, देखो, देखो क्या हुआ? भाई, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है। अब उसमें हेमा मालिनी तक जाके बलिया में बता रहे हैं कि हमारे मोदी जी के सब लोग डरते हैं, सब लोग, पूरी दुनिया इनकी वाहवाही करती है, इनको बुलाया जा रहा है, इनको नेगोशिएट कर। अरे क्या बात है भाई? और उसके बाद आ गया यूक्रेन में किस तरह से हमारे बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा है। तो ये जो ओवरड्राइव में एक मेंटालिटी ऑफ सर्टेन मीडिया, सर्टेन ट्रोल, सर्टेन भक्तों के, उसको थोड़ा रिस्ट्रेन करने की जरूरत है। मैं इसको समाप्त करूं, 3-4 चीजें मुझे लगती हैं कि वो अगर कर लेंगे तो देश का भला होगा, मोदी जी का भला होगा, भाजपा का भला होगा, हमारा आपका भला होगा। पहली चीज, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो इतनी जल्दी जल्दी राष्ट्र के नाम संदेश देते थे, भाई और बहनों, मित्रों, अब वो भाई और बहनों, मित्रों नहीं कहते हैं, कुछ और, लेकिन उनको राष्ट्र के नाम एक संदेश तो देना चाहिए इस समय। क्योंकि जब वो इस देश में तरह तरह के कमाल करते हैं ना, थाली बजाओ, ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, इसके लिए वो आके अपना तैयार तैयार होके आके और इस पे भाषण देते थे। तो आपको नहीं लगता है कि जो इस समय क्राइसिस है, 20,000 बच्चे वहां हैं, उनके माता पिता, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली, पूरा देश एक तरह से थोड़ा एंग्शियस है, तो इनको आके कुछ बोलना चाहिए। दूसरा, मुझे ये लगता है कि मोदी जी अगर एक काम कर दें तो उनका फायदा होगा, देश का फायदा होगा, और एक एक अच्छा मैसेज जाएगा। मोदी जी को आके कहना चाहिए कि मैं आज से, क्योंकि एक आपदा से देश गुजर रहा है, हमारे समस्या, हमारे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, मैं आज से चुनावी रैली बंद कर रहा हूं। अब 3-4 दिन और रह गया। अच्छा, मैक्सिमम आप कब तक चुनावी रैली कर लेंगे? आज 4 दिन, 5 की शाम को खत्म हो जाएगा प्रचार। 4 दिन आप और कर सकते हैं। आप कहिए, आप बड़ी-बड़ी बातें करिए ना, आप कहिए कि मैं आज से चुनाव की रैली नहीं करूंगा, देश के सामने ज्यादा बड़ा संकट है, चुनाव आते रहेंगे और जाते रहेंगे, चुनाव में जीत हो या हार हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे उन 20,000 बच्चों की परवाह है। आप बड़े नेता हो जाएंगे, और मैं राय आपको फिर दे रहा हूं, मेरे हिसाब से आपके वोट भी बढ़ जाएंगे, आपको ज्यादा वोट मिल जाएंगे, अगर आप ये स्टैंड ले लीजिए कि नहीं, मैं राष्ट्र हित में, बच्चों के लिए मेरा ज्यादा कंसर्न है, इसलिए मैं चुनावी रैली बंद कर रहा हूं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपका फायदा होगा। दूसरा, मुझे एक चीज ये भी है कि एक जगह और तुरंत काम, आज नहीं तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद, विदेश मंत्री के पद पे आपको किसी पॉलिटिकल हैवीवेट को बिठाना होगा, जो पॉलिटिकल हैवीवेट हो, जो जिसकी अपनी ताकत हो, थोड़ी राजनीतिक ताकत हो। देखिए, नौकरशाह बहुत अच्छे कारिंदे हो सकते हैं, नीति निर्माता नहीं। वो काम तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी नौकर, उन्होंने 35 साल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एज एन एग्जीक्यूटिव, बट यू नीड अ स्टेट्समैन। आपको एक राजनेता की जरूरत रहती है, खास करके विदेश मंत्री के पद पे, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सुषमा स्वराज जी के बाद आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, और वो एक थोड़ा अपना जो विदेश मंत्री वाला ओवरऑल मंत्रालय है, वो थोड़ा हल्का हो गया है। इस पे भी ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें आपको फायदा करेंगे। थैंक यू सो मच।